नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की, जो भी प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हो और हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। पिछले कल हमने 18 क्वेश्चंस तक कर दिए थे, साथ ही साथ इतिहास ग्रंथ भी हमने सारे कर दिया है, आदिकाल के 18 क्वेश्चंस भी। तो चलिए आज चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो हम सभी को पता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली भाषा है, जबकि जैनों की प्राकृत है। नेक्स्ट इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। इसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। दोस्तों, जो प्राकृत है, जो पाली भाषा है, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है और द्वितीय प्राकृत के नाम से सिंपल प्राकृत को जाना जाता है, जबकि अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो वो है हमारे पास भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका जो समय है 1184, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त होते हैं और इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया है कि दलपति विजय ही खुमान रासों का कवि है। डोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल है और डोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया था, ये है ना। तो चलिए, जो ये डोला मारूरा दुहा है, इसके जो मूल कवि है वो कल्लोल है, परंतु कुशल राय ने 17 चौपाइयाँ जोड़कर इसका जो है विस्तार किया था। तो अगर कहीं कुशल लाभ या कुशल राय होगा तो वो भी डोला मारूरा दुहा के रचनाकार हो जाएंगे। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी हमने अभी भी पढ़ा था, तो ये है, और ये रास परंपरा की प्रथम जो मानी जाती है रचना भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा, ये एक लौकिक साहित्य है डोला मारूरा दुहा, जिसके रचयिता जो है कल्लोल और कुशल राय दोनों ही हैं। और दुहा घणा पुराणाम अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक की कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार किया था। तो इसकी जो पंक्ति है वो है दुहा गणाम पुराणाम अछई। तो इसमें जो है दुहा
डोला मारूरा दूहा से हम जो है दूहा दूहा लेकर हम देख लेंगे कि इसकी पंक्ति है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास हमने अभी भी पढ़ा था। और मुनि जिन विजय जो है, मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव रास के रचयिता कौन थे? तो पंच पांडव रास के रचयिता भी शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। और शालिभद्र सूरी जो ये एक जैन कवि थे, जैन आचार्य थे, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। और भारतेश्वर बाहुबली रास नामक इनकी एक अन्य प्रसिद्ध कृति है, एक जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, हमने देख लिया है। और दूसरी आ गई हमारे पास पंच पांडव चरित रास। साथ ही साथ एक और है, बुद्धि रास के रचयिता भी माने जाते हैं, शालिभद्र सूरी को ही माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो वो किया था पतंजलि ने अपने महाभाष्य में। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया था, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विधि रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करेंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय से माना है। किसने? हमारे शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण अपभ्रंश। ठीक है। अब अवहट जो है अपभ्रंश शब्द का एक विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसे अवहट को जो है संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी कि ग्रामीण हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्यमान यानी कि अब्दुल रहमान, जिसने संदेश रासक नाम की एक प्रसिद्ध रचना लिखी है। और हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही साथ जो अवहट भाषा में जो रचित प्रमुख रचनाएं हैं, संदेश रासक हो गई, दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, ज्योतिष ठाकुर की वर्ण रत्नाकर तथा विद्यापति की कीर्तिलता आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट में शिक्षा प्राप्त के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षा शब्द के लिए मिलता है हमारे पास सिक्खा शब्द। ठीक है, एक मिनट, हम इसमें मिलता है सिक्खा शब्द। अवहट में जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द है, उसके लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा को कैसा लिखा जाता था? सिक्खा करके लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा है। अगर मेन माने जाएंगे तो राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम सरहप्पा का नाम लिया है, हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। जो सरहप्पा है उनका जो मूल नाम था वो राहुल भद्र या सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता था, और पद्य या पद्यव्रज नाम भी कहते हैं किसे? सरहप्पा को। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान सहजयान के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा और सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है और 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहप्पा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहाकोश नाम से किया था। सरहप्पा की टोटल जो है 32 रचनाएं भी मानी जाती है।
बाकी हमने ये पढ़ लिया था। राम कुमार ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी के हिंदी के प्रथम कवि है? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार जो है शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो वो हमारे अभी अभी हमने पढ़ा है गणपति चंद्र गुप्त जी है। जबकि अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करेंगे तो वो जो है स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने सरहप्पा को ही प्रथम कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना है। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों का प्रथम कवि सरहप्पा ही माने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे सिद्धों में सबसे महत्वपूर्ण कवि कणहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहप्पा, ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अब आते हैं स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो वो माना है राम कुमार वर्मा ने माना है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो हमने अभी अभी पढ़ा, सहजयान के प्रवर्तक जो है सरहप्पा को ही माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इन्होंने नहीं कहा है, इस प्रकार मतलब आचार्य हजारी, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन भाषा अपभ्रंश भी कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो दोस्तों, वैसे तो जो हमारे रामचंद्र शुक्ल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। साथ ही साथ उनके साथ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ राहुल सांकृत्यायन ने भी इसे जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबोधित किया है। जबकि राम विलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है नहीं माना है। तो इस क्वेश्चन में जो है अभी डाउट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से जो 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही है, जिन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल कहा है। ये पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? तो सबसे पहले पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही दिया है, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू जो है 8वीं शताब्दी के कवि है और वे जो है अपभ्रंश के भी सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम कवि माने जाते हैं। पौमचरियु इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, जिसे जैनी रामायण करके भी कहते हैं, जिसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। और पौमचरियु के जो है 5 खंड है और जिसमें टोटल जो है पौमचरियु में 90 संधियाँ थी। 90 संधियों में से 83 संधियाँ जो है इसके जो स्वयंभू जी है उन्होंने खुद लिखी है 83 संधियाँ। बाकी की जो है 7 संधियाँ उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की है। और स्वयंभू जो है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है?
ये हमने देख लिया है स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम कभी भी स्वयंभू को ही माना जाता है। स्वयंभू की कृति का नाम है पौमचर्यू, जबकि महापुराण पुष्पदंत की कृति का नाम है ना। और पाहुड़ दोहा जो है मुनीराम सिंह की रचना है। पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये कहा गया है पौमचर्यू में। इसमें जो है इसे जो है मतलब जैनों की रामायण भी कहा जाता है पौमचर्यू को। पौमचर्यू स्वयंभू कृत चरित काव्य है। कैसा है ये? चरित काव्य है। यह 5 खंडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसके कितने कांड है? 5 कांड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांड है ये। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उसे वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। ओके, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, ये भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत या पुष्यदंत भी हम इसे कहते हैं, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए महापुराण या फिर महातिरसठी पुराण भी किसे कहते हैं, और जसहर चर्यू और जय कुमार चर्यू, ये तीनों ही पुष्पदंत की रचना हैं, जबकि पौमचर्यू स्वयंभू की रचना मानी जाती है। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं। मेन देखा जाएगा तो रिठेमणि चर्यू और पुष्प स्वयंभू छंद और पौमचर्यू, ये 3 ही जो है स्वयंभू की रचनाएं प्राप्त हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो स्वयंभू की कौन सी रचना नहीं है? स्वयंभू की नहीं है महापुराण, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये है पुष्पदंत की। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि है? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो कवि है वो है हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का आदि कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, देखो, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल इत्यादि, है ना। फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि माना जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो जी। और मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास भी अमीर खुसरो ने ही किया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो हमने ये पढ़ लिया है, ये हमारे अमीर खुसरो है। मुकरी लिखने वाले अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य सिर्फ इनका एक ही था, मनोरंजन करवाना लोगों का, है ना। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय के कवि थे। शुक्ल जी ने कहा है, जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी है और आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले ये पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है, जिनमें अब 20 या 21 ही उपलब्ध है। चलिए,
सॉरी, हाँ वही मैं सोचूं, ये 100 बताई जाती है, 9 नहीं, ये 100 बताई जाती है। ठीक है, जो अमीर खुसरो ने वो 100 रचनाएं लिखी है, परंतु प्राप्त अब भी जो प्राप्त है वो 20 या 21 ही प्राप्त है। जो हमारे अमीर खुसरो है, उन्होंने जो है अपने काल में जो है कितने 11 राजाओं का सिंहारोहण देखा था। ठीक है, दिल्ली में। इनमें से कौन शिलांकित कृति है? तो राहुल वेल, रोड़ा कवि की राहुल वेल जो है ये शिलांकित कृति मानी जाती है। यह एक चंपू काव्य है और ये चंपू, देखो, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। प्राचीनतम हिंदी कृति है चंपू काव्य की। राहुल नामक नायिका के नक्षिक वर्णन में के प्रसंग इसमें दिखाई देते हैं और आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य में इसका प्रयोग किया। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि है और राहुल वेल से हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा भी आरंभ होती है। तो श्रृंगार परंपरा का आरंभ किसे माना जाता है? राहुल वेल रचना से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राहुल वेल किस तरह का काव्य है? ये है हमारे रचनाएं गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके कवि दामोदर शर्मा जी है। पंडित दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक में सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक है वो वर्ण रत्नाकर है, जिसे जो है सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित भी करवाया गया था। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? हमारे ज्योतिश्वर ठाकुर जी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की पता है हमें, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल भाषा है। डिंगल और पिंगल, इसका जो आना था ना, इसका सी आना था, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे सी है इसका राइट आंसर। चलिए देखते, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक, सॉरी, हाँ जी, चलिए ये हमारे पास, अच्छा हम नेक्स्ट नीचे पहुंच गए हैं। हाँ जी, हम यहाँ पर थे कि जो हमारे इसकी हम व्याख्या हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिसमें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से यह भेद कर दिया था। ये शैलियाँ डिंगल और पिंगल है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में देखो, डिंगल जो शैली का प्रयोग किया गया था वो वीर रस की रचनाओं के लिए किया गया था, जबकि कोमल भाव की व्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग से धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली में के साहित्य का अधिक विस्तार ना हो सका। डिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विलग्न हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चरणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की अवधि मध्यकाल की भाषा थी और ब्रज भाषा जो है रीतिकाल की बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा मानी जाती है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो रासो ग्रंथ लिखा गया है डिंगल और पिंगल शैली में। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करते हैं और
ये जो है पार्ट 2 था और कल जो है इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा। तो फिर दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।